नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है यहाँ पे, जहाँ आपको हर किताब का सार हिंदी भाषा में मिलेगा। किताबें हमारी सच्ची दोस्त हैं। आशा है कि आप सभी को ये पसंद आएगी। धन्यवाद और सीखना जारी रखें। तो आज हम जिस किताब की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं वो है चेतन भगत का उपन्यास वन इंडियन गर्ल। हाँ, वन इंडियन गर्ल काफी चर्चित रही है किताब। बिल्कुल। और हमारे पास इसका एक विस्तृत सारांश भी है जिसका टाइटल है वन इंडियन गर्ल समरी, एम्बिशन एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इसकी जो मुख्य पात्र हैं राधिका मेहता, उसकी जिंदगी को समझें, उसकी महत्वाकांक्षाएं, फिर काम और निजी जिंदगी में जो उलझनें आती हैं, रिश्ते, और आखिर में वो खुद को कैसे स्वीकार करती है। इस पूरे सफर पर बारीकी से बात करेंगे। बिल्कुल। और ये कहानी ना बहुत रिलेटेबल है आजकल की कई भारतीय महिलाओं के लिए। एक ऐसी महिला जो कामयाब है, मॉडर्न है, लेकिन कहीं ना कहीं वो समाज की उम्मीदों और अपनी इच्छाओं के बीच एक संतुलन ढूंढ रही है। हाँ, वो द्वंद्व साफ दिखता है। वही, कैसे वो अपनी प्रोफेशनल पहचान और निजी जिंदगी, खासकर शादी जैसी चीजों में तालमेल बिठाने की कोशिश करती है। कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। और सबसे अच्छी बात, ये राधिका के नजरिए से ही लिखी गई है, फर्स्ट पर्सन में। हाँ, ये इसे और पर्सनल टच देता है। तो राधिका, जैसा आपने कहा, सफल है, गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में काम करती है। ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, बहुत हाई प्रेशर जॉब है वो। तो करियर के लिहाज से तो वो एकदम टॉप पर है, आत्मनिर्भर है। लेकिन कहानी शुरू होती है गोवा से। हाँ, गोवा से, जहां उसकी अरेंज मैरिज की तैयारी चल रही है। लड़का है ब्रिजेश गुलाटी। और यहीं से फिर कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है ना, उसके अतीत में। एग्जैक्टली। ये जो तरीका है ना कहानी कहने का, प्रेजेंट और पास्ट के बीच स्विच करना, ये बहुत असरदार है। ये सिर्फ स्टाइल नहीं है, इससे राधिका का किरदार धीरे धीरे खुलता है। गोवा की शादी की तैयारियों के साथ हम देखते हैं कि दिल्ली में उसका बचपन कैसा था, फिर न्यूयॉर्क, हांगकांग, लंदन में क्या हुआ। अच्छा। ये अतीत के हिस्से ही हमें समझाते हैं कि वो आज ऐसी क्यों है, उसकी कश्मकश की जड़ें कहाँ हैं। और अतीत की बात करें तो उसके दो रिश्ते बहुत मायने रखते हैं शायद। हाँ बिल्कुल। एक तो देबाशीष सिंह, मतलब देबू, और दूसरा नील गुप्ता। जी, नील गुप्ता, जो हांगकांग में उसका बॉस था। इन दोनों रिश्तों ने उसे काफी बदला। तो इन रिश्तों में क्या खास था? ये उसकी महत्वाकांक्षा से कैसे जुड़े थे? यही तो कहानी का क्रक्स है। ये रिश्ते सीधे सीधे उसकी सफलता और उसके करियर एम्बिशन से टकराते हैं। जैसे पहला सीरियस रिश्ता देबू के साथ, वो टूटा क्यों? सारांश साफ बताता है कि देबू राधिका की कामयाबी से, उसकी सैलरी से, उसके रुतबे से इनसिक्योर फील करने लगा था। ओहो, मतलब उसे ये ठीक नहीं लगा कि उसकी पार्टनर उससे ज्यादा सफल है। शायद यही बात थी। और ये सिर्फ देबू की बात नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो समाज की उस पुरानी सोच को दिखाता है जहां आज भी कई मर्दों के लिए एक कामयाब औरत को बराबरी का साथी मानना मुश्किल होता है। सही कहा। ये सिर्फ एक लव स्टोरी का ब्रेकअप नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे वो जो पितृसत्तात्मक सोच है वो रिश्तों में घुस जाती है, तनाव पैदा करती है, चाहे रिश्ते ऊपर से कितने ही मॉडर्न क्यों ना लगे। देवू की ये इनसिक्योरिटी राधिका के लिए जरूर एक बड़ा झटका रही होगी। उसे शायद लगा होगा कि भाई, प्यार और करियर क्या साथ नहीं चल सकते। हाँ, और फिर इस अनुभव के बाद, जैसा अक्सर होता है, लोग काम में और ज्यादा डूब जाते हैं। बिल्कुल। राधिका भी पहले हांगकांग गई, फिर लंदन। करियर तो आगे बढ़ा, पर क्या पर्सनल लाइफ की मुश्किलें कम हुई? ऐसा लगता नहीं है। सारांश तो यही कहता है कि उसे वहां भी ऐसे मर्द मिलने में दिक्कत हुई जो उसकी आजाद सोच, उसकी महत्वाकांक्षा को आसानी से अपना सके। पर ऐसा क्यों? मतलब क्या सफलता औरतों के लिए रिश्तों में एक रुकावट बन जाती है? ये बड़ा पेचीदा सवाल है और कहानी इसी को एक्सप्लोर करती है। ऐसा लगता है कि राधिका की स्मार्टनेस, उसकी कामयाबी, उसका कॉन्फिडेंस कुछ मर्दों को डरा देता है या उन्हें असहज कर देता है। वो शायद एक ऐसी पार्टनर चाहते हैं जो ट्रेडिशनल रोल में फिट हो, उन्हें चैलेंज ना करे। राधिका का स्ट्रगल यही दिखाता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बाद भी सोशल और इमोशनल एक्सेप्टेंस पाना एक अलग ही लड़ाई है। और इसी दौरान हांगकांग में उसका दूसरा रिश्ता बनता है। हाँ, नील गुप्ता के साथ, जो उसका बॉस था और शादीशुदा भी। ओहो, तो ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। बहुत ज्यादा। ये रिश्ता कई लेवल्स पर कॉम्प्लेक्स था। एक तो नैतिक सवाल था क्योंकि नील मैरिड था, दूसरा पावर डायनामिक भी था, बॉस और सबॉर्डिनेट का। पर शायद राधिका को शुरू में उसमें कुछ ऐसा दिखा जो बाकियों में नहीं मिला,
हो सकता है उसने राधिका की इंटेलिजेंस की तारीफ की हो, लेकिन आखिर में ये रिश्ता भी उसे इमोशनली तोड़ गया। उलझनें और बढ़ गईं। मतलब वो लगातार प्यार और काम के बीच सही बैलेंस बनाने के लिए जूझ रही थी और इस चक्कर में गलतियां भी कर रही थी। हाँ बिल्कुल, ये सब उसकी यात्रा का हिस्सा था। तो एक तरफ देबू जो उसकी सफलता से डर गया, दूसरी तरफ नील जिसका रिश्ता ही कॉम्प्लिकेटेड था, और साथ में समाज का प्रेशर कि भाई सही उम्र है, शादी कर लो, सेटल हो जाओ। जी। इन सब के बाद ही वो ब्रिजेश गुलाटी से अरेंज्ड मैरिज के लिए तैयार होती है। ऐसा लगता है जैसे जैसे थक हार कर एक सेफ रास्ता चुन रही हो। हाँ, एक तरह से ये फैसला उसकी पिछली निराशाओं और बाहरी दबाव का मिलाजुला नतीजा लगता है। शायद उसे लगा कि चलो अरेंज्ड मैरिज में एक्सपेक्टेशन कम होगी या एक स्टेबल लाइफ मिलेगी। हाँ, शायद। ये सामाजिक उम्मीदों के आगे सरेंडर करने जैसा भी लग सकता है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक बड़ा मोड़ लेती है। बिल्कुल, असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। शादी की तैयारी चल रही है गोवा में, और तभी कौन आ जाता है? देबू और नील। दोनों एक साथ उसी शादी में, और सिर्फ मेहमान बनकर नहीं। नहीं नहीं, दोनों राधिका को शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। सोचिए जरा उस लड़की की हालत। एक तरफ होने वाला पति, दूसरी तरफ दो एक्स बॉयफ्रेंड शादी का प्रस्ताव लेकर खड़े हैं। ये तो एकदम फिल्मी सीन है। बिल्कुल, ये कहानी का क्लाइमैक्स है। एक तरफ ब्रिजेश जिसके साथ एक सेटल्ड फ्यूचर दिखता है, दूसरी तरफ देबू और नील जिनके साथ पैशन था, दर्द था, अधूरापन था। पढ़ने वाला सोचेगा अब क्या करेगी राधिका, किसे चुनेगी? लेकिन राधिका जो करती है वो शायद बहुत लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, और यहीं उसका कैरेक्टर उभर कर आता है। सही कहा। वो ना देबू को चुनती है ना नील को, और इतना ही नहीं, वो ब्रिजेश से भी शादी तोड़ देती है। हाँ, तीनों को मना कर देती है। ये कितना बड़ा फैसला है, खासकर इंडियन सोसाइटी में जहाँ शादी टूटना, वो भी मंडप से, बहुत बड़ी बात मानी जाती है। बिल्कुल, और ये फैसला ही उसकी कहानी का सार है। ये सिर्फ उन आदमियों को रिजेक्ट करना नहीं है, ये असल में खुद को चुनना है। खुद को चुनना। हाँ, वो समझ जाती है कि इन तीनों में से कोई भी उसे वो नहीं दे सकता जो वो ढूंढ रही है, बराबरी, इज्जत और शायद खुद को समझने का वक्त। देबू उसकी कामयाबी से डरता है, नील का रिश्ता उलझा हुआ है, और ब्रिजेश से शादी तो बस एक कॉम्प्रोमाइज थी। इसलिए किसी आदमी को चुनने के बजाय वो अपनी आज़ादी चुनती है, अपनी इंडिपेंडेंस। ये उसकी सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी का टर्निंग पॉइंट है। तो शादी तोड़कर वो करती क्या है फिर? वापस अपनी जॉब पर घूमने निकल जाती है, ट्रैवल करने। अच्छा, अकेले? हाँ, अकेले, दुनिया देखने। पर ये सिर्फ टूरिज्म नहीं है, ये सेल्फ डिस्कवरी है। ये समझने की कोशिश कि उसे आखिर चाहिए क्या जिंदगी से, रिश्तों से, करियर से। ये एक तरह का आत्ममंथन है, जहां वो बाकी सब आवाजों से दूर होकर अपनी अंदर की आवाज सुन सके। ये वाकई में दिलचस्प है। अक्सर कहानियों का अंत किसी न किसी के साथ जुड़ने से होता है, यहाँ वो अकेली निकल पड़ती है। तो क्या अंत में वो अकेली ही रहती है? नहीं, कहानी का अंत काफी सोचा समझा और होपफुल लगता है। अच्छा। अकेले घूमने और खुद को बेहतर जानने के बाद राधिका की मुलाकात फिर से ब्रिजेश से होती है। ओहो, ब्रिजेश से? हाँ, लेकिन इस बार सिचुएशन बिल्कुल अलग है। पहले वो दबाव में थी, अब वो एक बदली हुई इंसान है। उसे पता है उसे क्या चाहिए। वो ब्रिजेश के साथ एक नई शुरुआत करती है, लेकिन ये पूरी तरह से उसकी अपनी शर्तों पर है। अब ये अरेंज्ड मैरिज नहीं, बल्कि दो लोगों का सोच समझकर अपनी मर्जी से किया गया चुनाव है। तो ये एक तरह से पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ। हाँ, कह सकते हैं। समाज के दबाव में हाँ कहना, फिर उससे आजाद होकर खुद को चुनना, खुद को खोजना, और फिर एक रिश्ते में वापस आना, पर इस बार अपनी शर्तों पर। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा। और अगर अब हम कहानी के बड़े थीम्स को देखें, तो जैसा स्रोत में भी लिखा है, ये उपन्यास कई अहम मुद्दों को उठाता है। इसमें फेमिनिज्म है, करियर एम्बिशन है, समाज में जो जेंडर बायस है वो है, और खासकर इंडियन महिलाओं पर शादी और परिवार का जो प्रेशर होता है। हाँ, वो प्रेशर तो है ही। फेमिनिज्म की बात कैसे आती है इसमें? क्या राधिका एक फेमिनिस्ट कैरेक्टर है? वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, सफल है, पर खुश नहीं लगती शुरू में। ये अच्छा सवाल है। देखिए, फेमिनिज्म की कई परिभाषाएं हैं। अगर हम इसे औरतों की आज़ादी, बराबरी और अपने फैसले खुद लेने के अधिकार के तौर पर देखें, तो राधिका की यात्रा बिल्कुल फेमिनिस्ट वैल्यूज दिखाती है। वो आर्थिक रूप से आज़ाद है, जो बहुत बड़ी बात है। पर कहानी ये भी दिखाती है कि सिर्फ पैसा कमाना या अच्छा करियर होना काफ़ी नहीं है। उसे अपनी इमोशनल ज़रूरतें, अपनी पहचान, सोशल एक्सेप्टेंस, इन सब के लिए भी लड़ना पड़ता है। सही। और उसका आखिर में अपनी खुशी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनना, समाज के दबाव को साइड में रखना, ये यकीनन एक फेमिनिस्ट कदम है।
वो ये साबित करती है कि उसकी पहचान सिर्फ किसी की बीवी या बेटी होने में नहीं, बल्कि पहले एक इंसान होने में है। और जेंडर बायस वाला मुद्दा तो बार बार आता है। देबू का इनसिक्योर होना, दूसरे मर्दों का उसकी कामयाबी से असहज होना। बिल्कुल। उपन्यास उन छोटे छोटे और कभी कभी बड़े तरीकों को दिखाता है जिनसे समाज इंडिपेंडेंट सफल औरतों को कंट्रोल करने की या उन्हें उनकी जगह दिखाने की कोशिश करता है। हाँ, उसे बार बार फील कराया जाता है कि वो ज्यादा है, ज्यादा कमाती है, ज्यादा एम्बिशियस है, एग्जैक्टली। ज्यादा है। उसका स्ट्रगल दिखाता है कि औरतों को अक्सर सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे वो रिश्तों में तनाव हो या अकेलापन। लेकिन अच्छी बात यह है कि राधिका इन बायसेस को चैलेंज करती है और आखिर में अपनी शर्तों पर जीने का रास्ता चुनती है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो वन इंडियन गर्ल एक ऐसी मॉडर्न इंडियन वुमेन की कहानी है जो अपनी पहचान, प्यार, करियर के बीच बैलेंस बनाने की जद्दोजहद करती है। हाँ। वो गलतियां करती है, समाज से लड़ती है, रिश्तों में उलझती है, पर आखिर में सेल्फ डिस्कवरी के जरिए ये सीखती है कि सबसे जरूरी है अपनी खुशी और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। बिल्कुल। राधिका की यात्रा ये दिखाती है कि अपनी शर्तों पर जीना शायद आसान ना हो, पर नामुमकिन भी नहीं है। यानी सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर की नहीं है, ये उन लाखों लोगों से जुड़ती है, चाहे वो औरत हो या मर्द, जो आज के जमाने में अपनी इच्छाओं और समाज की उम्मीदों के बीच कहीं फंसे हुए हैं। हाँ, ये बात तो है। जो एक अच्छा करियर भी चाहते हैं और एक सुकून भरी पर्सनल लाइफ भी, जो अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई खुशी का असली मतलब क्या है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वो जिंदगी जी रहे हैं जो हम चाहते हैं या वो जो समाज हमसे चाहता है। बिल्कुल। ये कहानी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या सक्सेस और हैप्पीनेस को हमेशा समाज के बने बनाए पैमानों से ही नापना चाहिए? अच्छी नौकरी, पैसा, टाइम पर शादी, बच्चे, क्या बस यही है खुशहाल जिंदगी? या फिर खुशी की परिभाषा हर किसी के लिए अलग हो सकती है? ज्यादा पर्सनल, ज्यादा अंदरूनी? बिल्कुल। राधिका का सफर यही दिखाता है कि खुशी का कोई एक साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है। जो एक के लिए खुशी है वो जरूरी नहीं दूसरे के लिए भी हो। सही। बाहरी सफलता जैसे राधिका का शानदार करियर जरूरी नहीं कि अंदरूनी सुकून भी लाए। असली खुशी शायद तब मिलती है जब आप अपनी सच्चाई से जी पाते हैं, अपने वैल्यूज से समझौता किए बिना। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। जी। राधिका मेहता की कहानी को ध्यान में रखते हुए आज के इस बदलते दौर में आजादी और खुशी की पर्सनल परिभाषा क्या हो सकती है, खासकर तब जब हमारी पारंपरिक जड़ें और मॉडर्न लाइफस्टाइल में अक्सर टकराव होता है। क्या जीवन के बड़े फैसलों में करियर, रिश्ते, शादी हमेशा कोई एक सही या गलत रास्ता होता है, या फिर हमें अपना रास्ता खुद ही तराशना पड़ता है, अपनी सिचुएशन, अपनी ज़रूरतों और अपनी अंदर की आवाज़ को सुनकर? ये वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए। शायद सही या गलत के फ्रेम से बाहर निकलकर ये सोचना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो भी चुनें वो हमारे लिए कितना मीनिंगफुल है और क्या हम उसके नतीजों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। राधिका का अंत में अपनी शर्तों पर जीना इसी जिम्मेदारी और सचेत चुनाव का प्रतीक है।